रहमान रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि हमने गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है इस परफॉर्म करने के लिए, और हम किस तरीके से इमेज एक्वायर कर सकते हैं यूट्रस का और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का। तो हमें पता है कि गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड के अंदर फीमेल पेल्विक स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िकली हम यूट्रस को, ओवरीज को और साथ में फ्लॉपियन ट्यूब्स को देखते हैं, और इसके साथ साथ में यूरिनरी ब्लैडर, एडिनेक्सा और पाउच ऑफ टकलेस जो है वो की इम्पोर्टेंस है इनकी डिफरेंट जो है स्टडीज़ के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने परफॉर्म करना क्यों है गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। तो इसकी कुछ जो है वो चीदा इंडिकेशंस मैंने यहाँ पे बयान की हैं, जिसके अंदर है प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज। अगर तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो या डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसकी काज को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करेगा गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, फीमेल पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अगर मेनोरेजिया हो जाए, मेनोरेजिया क्या है कि मेनोरेजिया के अंदर हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की, तो वो मेनोरेजिया होता है। तो उसकी काज को रूल आउट करने के लिए भी कहीं कोई मैस तो नहीं है या क्या प्रॉब्लम है अंडरलाइंग जिसकी वजह से ये हो रहा है सब कुछ। इसके बाद मेट्रेजिया है, मेट्रेजिया के अंदर इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद पोलीमेनोरिया है। पोलीमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बड़ा फ्रीक्वेंट हो जाता है, वो बड़ा फ्रीक्वेंट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 21 डेज़ का हो जाए या 21 डेज़ या 21 डेज से कम हो जाए तो वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी रिपीटेड साइकिल्स आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि नॉर्मली तौर पे क्या होता है, हम बोलते हैं 25 दिनों से लेके या 24 दिनों से लेके 35 दिन तक का साइकिल होता है नॉर्मल। जो साइकिल वेरी करता है वो 24 डे से लेके 35 डेज तक जो है वो वेरी करता है। तो यूजुअली तौर पे हम कंसीडर करते हैं कि एक मंथ के अंदर एक साइकिल आ रहा है, लेकिन अगर 21 डेज़ या 21 डेज से कम का साइकिल होगा तो वो 2 महीनों के अंदर 3 दफ़ा साइकिल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मोर फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पोलीमेनोरिया बोलते हैं। इसके बाद मीनोमेट्रोजिया है। इसके अंदर क्या है कि एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। तो अगर एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाए, तो एक्सेसिव हो और इरेगुलर हो ब्लीडिंग, तो उसके अंदर भी हम एडवाइस करते हैं गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड उसकी काज को रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमेनोरिया है। अगर नहीं आए पीरियड्स, किसी साइकिल के अंदर मिस हो जाते हैं, लास्ट मंथ साइकिल आया ही नहीं है, तो एमेनोरिया की काजेज़ को रूल आउट करने के लिए, एमेनोरिया की काजेज़ के अंदर सबसे बड़ी काज प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो फीमेल्स मैरिड हैं उनके लिए, जो मैरिड नहीं है उनके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, किसी किस्म का ओवेरियन डिसऑर्डर हो सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं एमेनोरिया की काजेज़ के ऊपर। ओलिगोमेनोरिया है। ओलिगोमेनोरिया इज़ अपोजिट टू द पोलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होता है, मोर फ्रीक्वेंट साइकिल नहीं होता बल्कि साइकिल बड़ा लेट होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर साइकिल जो है वो 35 डेज से ज़्यादा का है, 35 डेज से भी बड़ा साइकिल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, साइकिल बड़ा लेट आता है, बड़े अरसे बाद आता है, कम मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर पेल्विक पेन होगा तो पेल्विक पेन की काज को रूल आउट करने के लिए कि कहीं पे किसी मैस की वजह से तो नहीं पेन हो रहा, तो क्या अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसकी वजह से पेल्विस के अंदर पेन महसूस हो रहा है। इसके अलावा डिसमेनोरिया है। अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो बड़ी पेनफुल हो रही है तो उस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की काज को रूल आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अगर हिस्ट्री है यूट्राइन या ओवेरियन कैंसर की, तो ओवेरियन कैंसर को या यूट्राइन कैंसर को रूल आउट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एवेलुएशन करने के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। पैल्पेबल लंप है, अगर कोई फील हो रहा है यूट्रस के अंदर कोई पैल्पेबल लंप फील हो रहा है, डॉक्टर को उसने एग्जामिनेशन करके देखा है, या फिर पेशेंट को हैवीनेस फील हो रही है, जब वो बैठती है तो उसको हैवीनेस फील हो रही है पेल्विस के अंदर, उसे लगता है कि कोई मैस है, तो उसको रूल आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड जो है हमारा वो क्या है, वो अल्ट्रासाउंड है, जिससे हम इनिशियली तौर पर डायग्नोज करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगला है इनफर्टिलिटी। मोस्ट कॉमनली जो है हमारे पास आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनफर्टिलिटी की वजह से लोगों ने में अल्ट्रासाउंड करवाने का शऊर भी ज़्यादा हो रहा है, और अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं इनफर्टिलिटी की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने। तो इनफर्टिलिटी आइदर वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो,
प्राइमरी के अंदर ये है कि स्टार्ट से ही इनफर्टिलिटी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये है कि पहले वो फर्टाइल थी, कभी एक बेबी हुआ और उसके बाद उससे इनफर्टिलिटी होगी, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई। तो या है प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो चाहे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, उसकी काजेज़ को रूल आउट करने के लिए इनफर्टिलिटी की मल्टीपल काजेज़ हो सकती है, ठीक है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकते हैं, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो इन सब की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उन सब को रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम इनफर्टिलिटी की एवेल्युएशन करने के लिए भी, अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी, और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होती हैं जो प्रोसीजर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड किए जाती हैं, तो उनके लिए, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। सो एनॉमलीज की एवेल्युएशन करने के लिए कि कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है यूट्रस के अंदर। फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी की डेज आ गए हैं, प्यूबर्टी आ गई है लेकिन अभी तक प्यूबर्टी हुई नहीं, पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, मेनार्की नहीं हुई, तो क्या है कि क्या यूट्रस बनी हुई है या यूट्रस नहीं बनी हुई, ओवरीज कैसी हैं, कहीं पे उनका हाइपोप्लेजिया तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। अगर प्रीवियस एबनॉर्मेलिटी है, उस प्रीवियस एबनॉर्मेलिटी का कोई फॉलो अप है, तो उस प्रीवियस एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए, उसकी अब की कंडीशन, लेटेस्ट कंडीशन देखने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट के बाद उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा प्रोकोशियस प्यूबर्टी है। प्रोकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं कि अगर एज से पहले प्यूबर्टी आ जाए। हमें पता है कि 12 ईयर की एज के अंदर मिनिमम जो है वो फीमेल की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। अगर 12 ईयर से पहले स्टार्ट हो जाए, अगर 12 ईयर से पहले स्टार्ट हो जाए, लेट्स सपोज 10वें साल के अंदर, 10th ईयर के ऊपर उसे पहली दफ़ा जो है वो पीरियड्स आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि उससे वक्त से पहले प्यूबर्टी आ रही है। सारी प्रोसेसेस नॉर्मल हो रहे हैं, सारे प्रोसेस नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो है एज, कि एज पहले आ गई है। तो उसकी काजेज़ को रूल आउट करने के लिए कि अंदर सिस्टम कैसा है, ठीक है, अंदर जो है यूट्रस की क्या कंडीशन है, ओवरीज की क्या कंडीशन है, एडिनेक्सा की क्या कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हम गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अगर डिलेड मेंसेस हो, 13-14 साल उम्र हो गई है, 15 साल एज हो गई है, तो अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है कि अब दोबारा हमने रूल आउट करनी है काज कि क्यों नहीं आ रहे। क्या यूट्रस बनी हुई है, क्या इम्परफोरेट हाइमन तो नहीं है कहीं पे, वजाइना के अंदर किसी किस्म का लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर सेप्टम तो नहीं है जिसकी वजह से एक्चुअल के अंदर मेंस्ट्रुएशन तो हो रही हो लेकिन उसकी ब्लीडिंग ना हो रही हो नीचे, वो सारी की सारी यूट्रस के अंदर इकट्ठी होती जा रही हो, या विजाइनल ब्लीडिंग हो प्री प्यूबर्टल चाइल्ड के अंदर, अभी बच्चे को प्यूबर्टी नहीं आई लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग की काज को मालूम करने के लिए जो है वो एडवाइस किया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, पीरियड्स ख़त्म हो चुकी हैं, एज गुजर गई है, 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, अब प्योर जो फर्टाइल एज थी वो गुजर चुकी, वो ख़त्म हो चुकी, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग की काज को रूल आउट करने के लिए कहीं पे कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, यूट्राइन कार्सिनोमा तो नहीं है, कहीं कोई फाइब्राइड तो नहीं है, क्या वजह है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रूल आउट करने के लिए एडवाइस किया जाता है हमारे पास गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। एवेल्युएशन अगर करनी हो एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज़ की, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज होगी, सर्टन जो है हमारे पास जो कुछ चीता चीता छोटे छोटे जो डिसऑर्डर्स होते हैं हार्मोनल रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड, तो उनको डायग्नोज करने के लिए वो डायरेक्टली तौर पे जिस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ चेंज होगी, तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो अगर हमें ओवरीज के अंदर चेंजेस नज़र आ रही हैं पॉलीसिस्टिक टाइप की, तो इसका मतलब ये है कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। उसके अलावा अगर पेल्विक इन्फेक्शन हो किसी किस्म का, उसके साइन एंड सिम्टम हो, पेल्विक इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा कि पेन महसूस होगा पेल्विस के अंदर, पेन के अलावा जो है फीवर हो सकता है डेफिनेटली, जब भी किसी भी जगह पर इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो होगा ही होगा,
तो फीवर महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन जो हैं वो ये पेल्विक इन्फेक्शन की है। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन तौर पर एडवाइस करेंगे गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। आईयूसीडीज़ है, अगर तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोई डिवाइस इम्प्लांट की गई है। आईयूसीडी एक डिवाइस होती है जिसे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस कहते हैं, जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है ताकि स्पर्म्स जो है वो एग तक ना पहुंच सके और प्रेगनेंसी ना हो सके। तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस होती है। इसकी लोकलाइजेशन देखने के लिए कि क्या ये अपनी जगह पर अभी भी फिट है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन 5-5, 10-10 साल तक भी ये पड़ी रह सकती है यूट्रस के अंदर। तो उसकी लोकलाइजेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये स्लिप हो जाए थोड़ा सा इधर उधर तो देन स्पर्म जो है वो अपनी जगह बनाते हुए एग तक पहुँच जाता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी लोकलाइजेशन जो है वो देखते रहें। तो उसकी लोकलाइजेशन देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड जो है वो एडवाइस करती हैं। तो अगर तो इंटरवेंशनल या सर्जिकल प्रोसीजर करने हो तो उनकी गाइडेंस देखने के लिए, ख़ास तौर पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आर्टिफिशियल तरीक़ाकार है फर्टिलाइजेशन का एक, जिसके अंदर से सबसे पहले हम ओवरी से एग रिमूव करते हैं, तो वो सारा प्रोसीजर भी जो है वो क्या होता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है। तो अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाए या पेल्विक ऑर्गन कोई प्रोलैप्स हो जाए तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें तो हमें इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की है। ये सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि यूट्रस कैसी दिख रही है, यूट्रस के अंदर किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, किसी किस्म का फ्लूइड तो नहीं है, यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यूट्रस की वॉल्स कैसी दिख रही हैं, यूट्रस के अंदर म्यूकोजा कैसा है। ओवरीज के अंदर हम देखेंगे ओवरीज जो है क्या फॉलिकल उसके अंदर बन रहे हैं, क्या फॉलिकल मैच्योर भी हो रहा है या नहीं मैच्योर हो रहा, क्या जो है ओवरीज को ब्लड जो है वो सही तरह से मिल रहा है, ओवरीज का साइज़ बिल्कुल ठीक है। सर्विक्स की अबनॉर्मेलिटीज़ हम देख सकते हैं कि सर्विक्स बिल्कुल ठीक है, सर्विक्स ज़्यादा डायलेटेड तो नहीं है, उसकी लेंथ ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सिस्ट या मैस तो नहीं बना हुआ। और इसके अलावा वेजाइना और एडिनेक्सा, इन सब की एबनॉर्मेलिटीज़ को हम रूल आउट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और जो क्लासिफिकेशन होती है एक जो है मैस की आइडेंटिफाइड किया जाए मोडेलिटीज़ के ऊपर, तो वो हम कर सकते हैं। उसमें कौन सी है कि हम बता सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि ये मैस सॉलिड है, सिस्टिक है या मिक्स्ड है, जिसकी वजह से इनकी बिनाइन और मलिग्नेंट की करेक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये मैस बिनाइन है या मलिग्नेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। इसके अलावा अगर पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सर्जरी हुई है, सर्जरी सी सेक्शन हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन के अंदर कोई एडिमा डेवलप हो जाए अराउंड द यूट्राइन वॉल या एब्सेस वगैरह डेवलप हो जाए, तो उसको रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा गाइडेंस ऑफ इंजेक्शन या एस्पिरेशन या बायोप्सी वगैरह, असिस्टेंट विद द आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिलेशन विद द नॉर्मल एनाटॉमी एंड द पैथोलॉजी टू द ईच अदर। तो ये सारे प्रोसेसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड बड़ा हेल्पफुल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अब टेक्निक क्या है पेल्विक सोनोग्राफी की, पेल्विक सोनोग्राफी हम किस किस तरह से कर सकते हैं। पेल्विक सोनोग्राफी हम सबसे पहले कर सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल को ट्रांस वेजिकल जो है वो भी विजुअल सोनोग्राफी भी कहते हैं, कि हमने एब्डोमिन को एज अ मीडियम मानते हुए एब्डोमिन के ऊपर प्रोब रख के फिर हमने यूट्रस और ओवरीज वगैरह को, रेडिनेक्सा को देखना है। एंडोविजाइनल जो है सोनोग्राफी, ये नाम से जाहिर है, एंडो का मतलब है इनसाइड, विद इन द वजाइना अगर प्रोब इंसर्ट करके हम जो है वो सोनोग्राफी करते हैं, इमेजेस लेते हैं यूट्रस के और एडिनेक्सा के, तो उसे एंडोविजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। ट्रांसरेक्टल एंडोविजाइनल सोनोग्राफी को ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी भी बोलते हैं। तो ट्रांसरेक्टल के अंदर क्या है कि अगर रेक्टम के अंदर हम प्रोब डाल के, प्रोब इंसर्ट करके अगर यूट्रस के और एडिनेक्सा के साथ मौजूद इमेजेस लें तो उसे हम ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा एंडोल्यूमिनल जो है वो सोनोग्राफी है। एंडोल्यूमिनल सोनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हमने ल्यूमन के अंदर जाकर सोनोग्राफी करनी होती है, ल्यूमन से देखना होता है। ल्यूमन से कैसे देखना है कि अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर की जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, एक कैथीटर के थ्रू
इस एंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर हम प्रोब इंसर्ट कर देंगे। बड़ी एक छोटी सी प्रोब होती है, वो एक कैथीटर के साथ अटैच होती है, बड़ी हाई रेजोल्यूशन होती है उसकी, अप्रॉक्सीमेटली 15 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज या अबव, क्योंकि उसने बहुत ही सुपरफिशियली देखना होता है चीज़ों को। तो वो प्रोब इंसर्ट करते हैं विद इन द यूट्रस, और उस प्रोब के इंसर्ट करने से वो जो प्रोब है वो विद इन द कैविटी चली जाती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ साथ, और वो म्यूकोजा को और एंडोमेट्रियम की लेयर्स को और बाकी लेयर को बड़े एडवांस तरीके से देखती है। तो उसे एंडोल्यूमिनल हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या एंडोल्यूमिनल सोनोग्राफी बोलते हैं। ये अभी तक इतनी जो है वो आम नहीं हुई, लेकिन इसकी वर्थ साबित की जा रही है डिफरेंट डिजीज़ को देखने के लिए, जिस तरह के एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो गया, सब म्यूकोजल फाइब्राइड वगैरह हो गए, यूट्राइन लाइनिंग को देखने के लिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, उसकी स्मूथनेस को, उसके अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स की कॉम्पिटेंसी को देखने के लिए आजकल ये बहुत यूज़ हो रही है। और फ्यूचर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी का गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस के अंदर। तो इसके अलावा सोनोहिस्टेरोग्राफी होती है। सोनोहिस्टेरोग्राफी के अंदर क्या है कि हमने इसे सलाइन इन्फ्यूजन जो है वो सोनोग्राफी भी बोलते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रांसवजाइनल प्रोब से जो है वो स्कैन करते हैं, लेकिन ट्रांसवजाइनल प्रोब से स्कैन करने से पहले यूट्रस की कैविटी के अंदर नॉर्मल सलाइन इंसर्ट कर देती हैं। नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करने से ये कैविटी क्या होती है, इस जगह के ऊपर फ्लूइड आ जाता है, सारे का सारा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दोनों साइड्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो भी एंडोमेट्रियम है वो बड़ी क्लियर होके विजिबल होती है। तो इसे हम सोनोहिस्टेरोग्राफी बोलते हैं। इसी तरह हिस्टेरोसाल्पेंजियो कंट्रास्ट सोनोग्राफी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूट्रस और साथ में फ्लॉपियन ट्यूब भी कंट्रास्ट को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, वो कंट्रास्ट मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है, आगे हम फर्दर जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे सोनोहिस्टेरोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी है उसके बाद, कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी को हम ट्रांसवेजिकल जो है वो सोनोग्राफी भी बोलते हैं, कि हमने एक विजराज के ऊपर की तरफ वेजिकल स्किन के ऊपर को मीडियम तस्वुर करते हुए इसकी स्कैनिंग करनी है। ये हमेशा क्वालिफाइड सोनोग्राफर, सोनोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट से की जाती है, और इसे रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है। तो TVS जो TAS स्कैन है पेल्विक स्टडी का, वो पेशेंट का हमेशा एक सुपाइन पोजीशन के अंदर किया जाता है, कि पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होता है, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ होता है, या रिकम्बिनेंट या स्लाइटली टिल्टेड। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, केसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें डिक्यूबिटस पोजीशन के अंदर जाना पड़ता है, लिटाना पड़ता है। ये पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है एक पेशेंट की, और उसके ऊपर हमने, याद रखें ये अम्बलाइकस है, तो अम्बलाइकस से नीचे की तरफ सिम्फिसिस प्यूबस के पास हमने प्रोब रखनी होती है यहाँ पे। तो सिम्फिसिस प्यूबस के पास यूट्रस पड़ी होती है। हमें पता है यूट्रस का साइज़ एक फिस्ट के साइज़ के बराबर है, एक छोटी सी फिस्ट। तो सिम्फिसिस प्यूबस के ऊपर जितना आपका फिस्ट का साइज़ है, उतने ड्यूरेशन के ऊपर, उतनी जगह के ऊपर तकरीबन जो है वो यूट्रस पड़ी होती है। तो हमें वो एरिया पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट का स्कैन जो है वो फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर किया जाए, और प्रेफरेबली अगर पहले 5 से 10 दिन के अंदर किया जाए। अगर पेशेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए आ रहा है या रूटीन चेकअप के लिए आ रहा है, तो तब हमें ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पेशेंट कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आ रहा है, या फाइब्राइड की सिचुएशन के साथ आ रहा है, या ओवेरियन टॉर्जन की वजह से आ रहा है, जो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका फॉलिकल की ग्रोथ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उसका स्कैन साइकिल के अंदर किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री के साथ है, या वो एंडोमेट्रियम को चेक करना चाह रहा है, तो उस मकसद के लिए जो हमें स्कैन है वो प्रेफरेबल यही है कि 5 से 10वें दिन के अंदर जो है वो हम स्कैन करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ और ओवरीज की ग्रोथ को हम बड़े अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं। और पेशेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पेशेंट का फिल हो, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं होगा तो हम ट्रांस एब्डोमिनल जो अप्रोच है हमारी, उसके थ्रू हम यूट्रस को अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे। और ब्लैडर फिल करवाने के लिए हमने पेशेंट को क्या बोलना है, हम बोलेंगे कि आप कम से कम 1 घंटा पहले, स्कैन से 1 घंटा पहले तकरीबन मिनिमम 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी पी ले, क्योंकि यूजली तौर पे विद इन एन आवर जो है उसका ब्लैडर जो है वो फिल हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ज़रूरी है फिल होना यूरिनरी ब्लैडर। तो एक कंप्लीट जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के लिए यूरिनरी ब्लैडर का डिस्टेंडेड होना बहुत ज़रूरी है,
ताकि स्मॉल बॉबल्स जो हैं उनको हम डिस्प्लेस कर सकें। आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि ये हमारे पास इमेज है, ये बॉडी की कौन सी साइड है, इंटीरियर साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है। ये फंडस है और यहाँ पे ऊपर की तरफ मजीद बैली बना होगा और आगे की तरफ है, तो ये सुपीरियर साइड होगी, और ये कौन सी साइड हुई, इन्फीरियर साइड हुई बॉडी की। तो अब हम जो ट्रांसड्यूसर है हमने वो बॉडी की इंटीरियर सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, बॉडी के इंटीरियर सरफेस पर रखा हुआ है। इसका मतलब है इंटीरियर साइड से हमें साउंड बीम जाएंगी और पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएंगी, इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएंगी। अब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर फिल ना हो तो इसका साइज ये हो यहाँ तक, और इस सारी जगह के ऊपर क्या हो, बावल लूप्स, स्मॉल बावल लूप्स हो इस सारी जगह पे, और ऊपर की तरफ क्या हो, सबक्यूटेनियस फैट की एक बड़ी मोटी सी लेयर यहाँ पर हो, तो जिसकी वजह से, इस लेयर की वजह से साउंड बीम ट्रेवल नहीं करती नीचे की तरफ पूरी, क्योंकि एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड बीम ऊपर वाले लेवल से यूट्रस पर पहुंचने से पहले ही मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो साउंड बीम्स यूट्रस तक पहुंचती हैं उनकी क्वालिटी बहुत डिमिनिश हो चुकी होती है, बहुत कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का इमेज है वो भी क्या बनता है हमारे पास, बिल्कुल कम बनता है। ये ऐसा ही है कि अगर मैं एक साइड के ऊपर इमेज बनाऊं, ये यूट्रस है और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आगे आके बॉडी है, और ये पीछे से बॉडी है। तो अगर तो ब्लैडर यहाँ पे है तो ये फिल नहीं है ब्लैडर, और यहाँ पे सारी जगह पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बॉबल लूप्स वगैरह है सारी। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो ब्लैडर अपने साइज को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। तो सबक्यूटेनियस फैट्स और जो बावल लूप्स है ये इसको लूप से हटा देता है, और यूट्रस और स्किन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। यूट्रस और स्किन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। और हमें पता है फ्लूइड के अंदर किसी किस्म की साउंड बीम्स जो है उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, क्योंकि फ्लूइड के अंदर से साउंड बीम रिफ्लेक्ट नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास कर जाती है। तो जब वो पास करके गई तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी जो थी, वो हमारे पास यूट्रस तक पहुंची। यानी कि अगर ये ब्लैडर फिल है तो इस ब्लैडर के अंदर से जितनी भी साउंड बीम्स जा रही है उनकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, और इस एनर्जी लॉस ना होने की वजह से यूट्रस के पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो है वो साउंड बीम्स पहुंची, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम हुई और हमें बड़ा अच्छा सा यूट्रस का इमेज मिला। ठीक है, इसी इमेज को अगर हम उठा के अल्ट्रासाउंड की इमेज की तरफ देखें तो ये वाला जो मार्कर बन रहा है, ये इमेज के ऊपर ये जो मार्कर बन रहा है ये प्रोब का मार्कर है, जिस एंगल से प्रोब पड़ी हुई है ये वो वाला मार्कर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, ये वाली साइड सुपीरियर थी, ये वाली साइड क्या थी, इंफीरियर, और जहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है वो कौन सी साइड है, इंटीरियर, और ये वाली कौन सी साइड है, पोस्टीरियर। तो इसी को आप इमेज के रिलेटेड देखते हैं, जहाँ पर प्रोब पड़ी हुई है वो वाली साइड कौन सी होगी, इंटीरियर, और प्रोब कहाँ से साउंड बीम्स कर रही है, इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ। तो ये नीचे वाली साइड कौन सी हुई, पोस्टीरियर, और ये ऊपर की तरफ फंडस वाला एरिया, तो ये कौन सी साइड हुई, सुपीरियर, और ये कौन सी साइड हुई, इंफीरियर। तो हमारे पास ये इमेज के जो है डायरेक्शंस आ गई कि इमेज की डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ये क्या है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट्स वगैरह हैं सारी की सारी, ब्लैडर और उसके दरमियान। तो ब्लैडर और उसके दरमियान ये वाला जो एरिया है ये सबक्यूटेनियस मसल्स और सबक्यूटेनियस जो है जो फैट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और फैट्स। उसके बाद नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, तो नीचे की तरफ हमें भी ये जेट ब्लैक किस्म का यूरिनरी ब्लैडर मिला। याद रखें, बॉडी के अंदर किसी भी जगह के ऊपर अगर फ्लूइड होगा तो वो बिल्कुल जेट ब्लैक नज़र आएगा। वो जेट ब्लैक उसका कलर नहीं है या उसकी कोई एको नहीं है। याद रखें, फ्लूइड के अंदर से किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं हुई। जब रिफ्लेक्शन नहीं हुई तो एको नहीं बना, साउंड वेव्स एको के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई, और किसी किस्म का उसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं वापस भेजी ट्रांसड्यूसर को। तो उतने एरिया के अंदर, जितने एरिया में ब्लैडर था, उतने एरिया में कोई सिग्नल नहीं गया ट्रांसड्यूसर के पास वापस। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर उतने एरिया के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन देने से कासिर है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करता। तो ये हमारे पास ये क्या है, इमेज का बैकग्राउंड कलर है। इमेज का कौन सा है, बैकग्राउंड कलर है। तो सेम बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होगा,
यूरिनरी ब्लैडर का होगा या उस पॉइंट का होगा जहां पर फ्लूइड होगा। ठीक है, इसे एनेक्विक बोलते हैं कि किसी किस्म का कोई इमेज भी नहीं आया, बिल्कुल ब्लैक आया, डार्क आया। अगर हम ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक की जगह पे ग्रीन रख लें तो यूरिनरी ब्लैडर हमें कैसा नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर या फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड जो है किसी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता वापस ट्रांसड्यूसर तक। इस वजह से इसको किसी भी किस्म के सिग्नल से या कलर से या ग्रे स्केल की किसी भी क्वांटिटी से जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका सेम वही कलर आता है जो बैकग्राउंड का कलर होता है। तो इसके बाद नीचे की तरफ हमारे पास यूट्रस है, तो यूट्रस का वो हिस्सा जो आगे की तरफ है वो फंडस, नीचे की तरफ बॉडी, और ये हमारे पास वजाइना, और ये म्यूकोजल लाइनिंग नज़र आ रही है वजाइना की, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो है ये ब्राइट वाली लाइन हमें सेंटर के अंदर नज़र आती है। ये एंडोमेट्रियम बिल्कुल अभी हल्की सी ग्रो कर रही है। तो ये फंडस है, फंडस में ये ऊपर वाला हिस्सा जो इमेज की जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये इमेज की, ये राइट हैंड साइड है इमेज की, जो आपकी राइट हैंड साइड है वही इमेज की समझ लें आपके राइट साइड है, या स्क्रीन की आप समझ लें कि राइट साइड है। तो ये वाली कौन सी है, आपकी लेफ्ट साइड है। तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज का कौन सा पार्ट होता है, सुपीरियर, और आपके राइट साइड के ऊपर कौन सा पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है इमेज का। तो हमने इसको क्लियरली याद रखना है। ये नीचे की तरफ देखें, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, बावल लूप्स हैं, तो इधर भी इस जगह के ऊपर भी क्या होंगी, बावल लूप्स होंगी, तो उनमें से गैस शैडोज आ रहे होंगे अगर इस वक्त ज़्यादा गैस शैडोज हुए। ठीक है, याद रखें एक प्रॉपरली तौर पे जो फील्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एंगुलर शेप होता है, इस तरीके से जिस तरह ये बना हुआ है, ये एंगुलर शेप यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये फंडस के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रहा होता है। फंडस हल्की सी ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, जिस तरह यहाँ पे जो है हमें पता चल रहा है कि ये फंडस क्या है, स्लाइटली ऊपर है, और जो यूरिनरी ब्लैडर का सुपीरियर बॉर्डर है वो फंडस के बिल्कुल क्या आया हुआ है, पास पास आया हुआ है, और ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है एंगुलर किस्म का। अगर हमारे पास ओवर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर हो तो यूरिनरी ब्लैडर ये शेप इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल राउंडेड सी शेप होगी नीचे की तरफ से, एंगुलर नहीं होगा, और यूट्रस इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो याद रखें हमारा ब्लैडर डिस्टेंडेड होना चाहिए, ओवर डिस्टेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर डिस्टेंडेड होने की वजह से कुछ हमें यूट्रस की पोजीशन खराब होने का जो है वो गुमान होने लगता है। नेक्स्ट इमेज के अंदर हमने देखा है कि यूट्रस का जो इमेज बन रहा है हमारे पास, तो वो किस तरीके से बन रहा है, वही हमारे पास ये कौन सी साइड है, इन्फीरियर, ये कौन सी साइड है, सुपीरियर, ये इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है। क्योंकि जब भी आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करेंगे तो आप हमेशा प्रोब को कहाँ पे रखेंगे, बॉडी के इंटीरियर साइड के ऊपर रखेंगे। ये बॉडी की इंटीरियर सरफेस है, और इंटीरियर सरफेस से साउंड वेव्स नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये वाली मोटी लेयर किस चीज़ की है, सबक्यूटेनियस फैट्स की है। ठीक है, फिर ये मसल्स आ रहे हैं, फिर नीचे की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर आया है, और ये यूट्रस पड़ी हुई है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से यहाँ तक फिल हो जाए तो ये इनको डिस्प्लेस कर देता है, और हमारे पास मैक्सिमम जगह बन जाती है यूट्रस को देखने के लिए। अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो तो दरमियान में मौजूद सबक्यूटेनियस फैट्स और बावल लूप्स हमें यूट्रस को अच्छी तरह देखने नहीं देते। याद रखें, प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें जब भी यूट्रस को देखना हो तो हमने ब्लैडर फिल करवाना है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यूट्रस को देखने के लिए या बेबी को देखने के लिए ब्लैडर फिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, वो इस इमेज में डिस्क्राइब किया गया। ये देखें कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी बढ़ रही है, यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है, और यूट्रस एंटीरियर साइड की तरफ जा रही है, और ब्लैडर बिल्कुल देखें नीचे की तरफ पिचक गया हुआ है, और यूट्रस के अंदर गेस्टेशनल सैक के अंदर ही एमनियोटिक कैविटी बनी हुई है जो फीटस के गिर्द फ्लूइड प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है एक तो यूट्रस खुद ही ऑलरेडी इंटीरियर बॉडी के करीब होगी, जहां पे हमारे पास प्रोब पड़ी हुई है, यूट्रस खुद ही बॉडी के बिल्कुल करीब हो गई, और जिसकी वजह से जो दरमियान में मौजूद बावल लूप से या सबक्यूटेनियस फैट्स थी वो डिस्प्लेस होगी साइड के ऊपर। और दूसरा, अगर हमने फीटस देखना है तो फीटस और यूट्राइन कैविटी के दरमियान में फ्लूइड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा हाई जो रेजोल्यूशन वाली जो होती हैं, हाई क्वालिटी जो साउंड बीम्स होती है, जिनकी इंटेंसिटी बड़ी अच्छी होती है, वो बेबी तक पहुंच जाती हैं, और हमें फीटस का बिल्कुल जो है बड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज मसूल होता है, और इसके अंदर किसी भी किस्म के इमेज मार्कर्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते। लेकिन
अगर फीटस का ये वाला इमेज अंदर, ये वाला जो फ्लूइड है वो अंदर मौजूद ना हो इस इमेज के अंदर, तो हमें फिर जो है इमेज बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लूइड नहीं है और जो फीटस की जो कैविटी है, बॉडी है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होगी, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। इस फ्लूइड के अंदर फीटस बड़े आराम से तैरता है, मूव करता है, और हमें उसके बॉडी ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलती है। उसको हम यूट्रस से बड़े इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओलिगोहेड्रमनियोज हो जाए, यानी कि अंदर मौजूद यूट्रस के ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो हमें बहुत मुश्किल होती है फीटस को देखने के लिए। तो ये अब हमारे पास दो इमेजेस हैं। एक इमेज के अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से फिल नहीं है। तो उसके अंदर आप देखें, ये एक थिन पेशेंट है, इसमें प्रोब का मार्कर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास ये यूट्रस नज़र आ रही है, दिस इज यूट्रस, और ये दरमियान में जो एक्वोजेनिक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये वजाइना की लाइन है, ठीक है। ये वजाइना की म्यूकोजल मेम्ब्रेन की वजह से इतनी ब्राइट नज़र आती है, ठीक है। तो ये यूट्रस है हमारे पास, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो बड़ा बिल्कुल मिनिमम सा फिल हुआ हुआ है। आपको पता है अंदर वाला यूट्रस का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं हमें, ठीक है। एज यूजुअली आपको पता है ये कौन सी साइड है, ये सुपीरियर साइड है, और ये कौन सी साइड है, इन्फीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है, और ये पोस्टीरियर साइड है। तो अब देखें यूट्रस की ये वाली साइड कहाँ हुई हुई है, ज़्यादा एंटीरियर साइड की तरफ मूव की हुई है, तो हाइपर एंटीवर्टेड यूट्रस है, ये बहुत ज़्यादा एंटीवर्टेड हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बिल्कुल फिल है, और एब्डोमिनल वॉल हमें नज़र आ रही है बिल्कुल ठीक किस्म की, और हमारे पास प्रोब यहाँ पे पड़ी हुई है इसके अंदर। ये जो है फुटप्रिंट होता है प्रोब का, जो ऊपर वाला प्रोब के इमेज के ऊपर जो इस तरह से डिज़ाइन बना हो, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हो, या ऐसे बना हुआ हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये फुटप्रिंट्स होते हैं प्रोब की, कि प्रोब कितनी डायरेक्शन के अंदर प्रोब की बीम स्प्रेड हो रही है। तो नीचे की तरफ हमें ओवरी जो एक बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा क्लियर किस्म का नज़र आ रहा है, और ये यूट्रस का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है, ऊपर फंडस का एरिया, और ये दरमियान के अंदर मौजूद छोटी सी जो है वो फ्लॉपियन ट्यूब्स का एरिया भी नज़र आ रहा है, और यूट्रस के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर हमेशा हमें हाई रेजोल्यूशन जो है वो इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है, जो अच्छी डायग्नोस्टिक एबिलिटी रखती हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस के अंदर बहुत हेल्प मिलती है। इक्विपमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है हमने ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हुए, याद रखें इक्विपमेंट सिलेक्शन जो है वो पेशेंट की फिजिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज जो है वो ट्रांसड्यूसर के अंदर यूज होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। रेंज है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास रेंज है 2 to 7, तो 2 से लेके 2 लो फ्रीक्वेंसी है, 7 हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी रेंज है। तो लो फ्रीक्वेंसीज की हमें पता है कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होती है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन जो है वो क्या होती है, लो होती है। और जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, लो होती है, और इनकी रेजोल्यूशन क्या होती है, हाई होती है। तो हमारे पास रेजोल्यूशन हाई को देखना है हमने, और पेनिट्रेशन पावर को देखना है। पेनिट्रेशन पावर क्या है, डेप्थ है। अब एक पेशेंट है वो फैटी पेशेंट है, फैटी पेशेंट में ये एंटीरियर बॉडी है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूट्रस पड़ी हुई है। दरमियान में आपस में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, बड़ा फैटी पेशेंट है, तो हमें अल्ट्रासाउंड की बीम को दूर तक पहुंचाना है। तो जब भी हमें अल्ट्रासाउंड की बीम को दूर तक पहुंचाना होगा, डीपर कॉन्टेक्स्ट, डीपर जो है वो लेके जाना होगा, डीपर ऑर्गन्स को विजुअलाइज करना होगा, या ऊपर बहुत बड़ी फैट की लेयर होगी, तो हमने क्या करना है, तब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, लो रखना है। फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, लो रखना है, ताकि हम उसकी डेप्थ के अंदर देख सकें। लेकिन एक बड़ा ही सूखा पतला सा पेशेंट है, बड़ा ही लीन पेशेंट है, उसकी जो है वो बॉडी यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है, यहाँ पे उसकी यूट्रस पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या है, हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी भी काम कर सकती है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी का एक डिसएडवांटेज था कि उसकी रेजोल्यूशन क्या थी, लो थी। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमने तो करीब ही देखना है, जब करीब देखना है तो हम क्यों ना हाई रेजोल्यूशन वाले चीज़ को अडॉप्ट करें। तो हाई रेजोल्यूशन हमें कौन सी चीज़ देगी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक हमें डेप्थ भी क्लियरली तौर पे मिल जाएगी, और हमें रेजोल्यूशन भी हाई मिल जाएगी।
तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हुए आप हाईएस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी से लेके लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है एक ट्रांस कर्विलीनियर जो प्रोब की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लेके लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तक आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेंज यूजुअली तौर पे 2 to 7 मेगाहर्ट्ज होती है। ये प्रोब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। यूजुअली तौर पे हम एक जो नॉर्मल सेटअप्स होते हैं, मतलब कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा इन डिटेल इन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा होता, वहाँ पे हम 4 मेगाहर्ट्ज या 5 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो है 4 to 5 मेगाहर्ट्ज जो है वो एक यूनिवर्सली सेट की होती है। ओबीज पेशेंट के लिए भी वही और लीन पेशेंट के लिए भी वही। लेकिन याद रखें, जब भी आप पेशेंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है वो ब्लैडर फिल नहीं कर पा रहा और बड़ा कम ब्लैडर फिल कर पा रहा है, आपको यूट्रस नज़र तो आ रही है लेकिन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी सी डीपर है, तो आप वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कम करके उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। बेस्ट नहीं तो लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो हमने ये भी याद रखना है कि अगर हम जिस प्रोब से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उसके अंदर कलर डॉपलर ज़रूर होना चाहिए, कलर डॉपलर की कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि जो हम स्कैन करें वो कलर डॉपलर मशीन हो, तो अगर हमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नज़र आए तो हम उसको वहाँ पे कंफर्म कर सकें, क्योंकि ग्रे स्केल की हर जगह पे हर लेवल पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वो लिमिटेशंस जो हैं वो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस से रोकती हैं। तो हमें उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए, कलर डॉपलर होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे स्कैन कर सकें। तो ये कुछ प्रोब की टाइप है। ये लीनियर अरे प्रोब है। लीनियर अरे प्रोब के अंदर बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी होती है यूजुअली तौर पे, और ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज़ होती है, जिस तरह के कैरोटिड डॉपलर हो गया और इसके अलावा पेरिफेरल डॉपलर्स वगैरह हो गए, थायराइड का स्कैन हो गया, ब्रेस्ट का स्कैन हो गया, स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड हो गया। तो इन चीज़ों को देखने के लिए लीनियर अरे प्रोब यूज़ होती है। कर्वीलीनियर प्रोब ये वो प्रोब है जो ट्रांस एब्डोमिनली यूज़ होती है। इसकी फील्ड ऑफ व्यू बड़ी अच्छी होती है, ये साइड की तरफ स्कैटर हो रही है, और ये जो है यूजुअली तौर पे 2 to 7 मेगाहर्ट्ज तक होती है। जो ये लीनियर अरे है ये तकरीबन आप समझ लें 5 से लेके 12 मेगाहर्ट्ज तक होती है इसकी। तो ये जो है एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को या डीपर स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ होती है यूजुअली तौर पे ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग या पेल्विक अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फेस्ड अरे प्रोब होती है जिसका स्मॉलर बड़ा फुटप्रिंट होता है, यूजुअली तौर पे एको के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर डेडिकेटेड जो है वो हमारे पास डुअल क्रिस्टल यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर जो है वो पॉसिबल होता है। तो ये इसका बड़ा स्मॉलर फुटप्रिंट होता है और ये स्कैटर भी करती है वेव्स को। ये देखें साइड की तरफ डाइवर्ज कर रही है वेव को, जबकि ये वाली अगर देखें तो ये भी बिल्कुल लीनियर इसका फुटप्रिंट था, लेकिन इसकी बीम भी लीनियर जा रही थी। ये इसका फुटप्रिंट तो लीनियर है लेकिन बीम क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ड्यू टू द वोल्टेज टाइम डिलेस की वजह से। तो ये हमारे पास यूजुअली तौर पे एको के अंदर यूज़ होती है। इसी तरह ये हमारे पास दोबारा वही सेक्टर अरे प्रोब, लीनियर अरे प्रोब और कर्वीलीनियर अरे प्रोब जो है इस इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। स्कैनिंग टेक्निक, जब ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम कर रहे होंगे तो हमने स्कैनिंग टेक्निक क्या रखनी है। तो स्कैनिंग टेक्निक के लिए यूजुअली तौर पे हमने ऑर्गन्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने आइडेंटिफाई क्या क्या ऑर्गन्स करने हैं। तो हमने क्या करना है, सर्विक्स देखनी है, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज। याद रखें फ्लोपियन ट्यूब्स नॉर्मली तौर पे अल्ट्रासाउंड पर नज़र नहीं आती अनलेस उसके अंदर किसी किस्म का फ्लूइड हो, या फ्लोपियन ट्यूब डायलेट हुई हो, या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी हो, क्योंकि ये बड़ी बारीक सी होती हैं, बड़ी पतली सी होती हैं। तो इस वजह से ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर नज़र नहीं आती। हो सकता है फ्यूचर के अंदर हम कोई बहुत ही अच्छी और हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड मशीन बनाएं जो हमें इतनी माइनर से डिटेल्स को जो है वो क्लैरिफाई करके दिखा दे। तो इसमें हमने जब यूट्रस को देखना है तो सबसे पहले यूट्रस की ओरिएंटेशन देखनी है कि क्या यूट्रस एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर होने वाली प्रेगनेंसीज का आउटकम उस एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड यूट्रस के पे डिपेंड करता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंटीवर्टेड यूट्रस अगर ना हो, रिट्रोवर्टेड हो, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, यूट्रस का साइज असेस करना है, क्या नॉर्मल साइज के अंदर है, अपने साइज से उसका साइज छोटा तो नहीं है, क्योंकि अगर अपने साइज से उसका साइज छोटा होगा तो इसका मतलब है वो प्रॉपर तौर पे प्यूबर्टी के लेवल तक ग्रो ही नहीं की, या उसका साइज अपने लेवल से बड़ा तो नहीं है।
अगर बड़ा साइज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। क्या उसकी शेप नॉर्मल है, इरेगुलर तो नहीं है, उसकी आउटलाइन बिल्कुल शार्प है कि नहीं शार्प, ये तो नहीं है कि बाहर से आउटलाइन इस तरह हो रही हो। तो अगर इस तरह से हो रही है तो इसका मतलब है ये कोई मैश पड़ा हुआ है इसकी आउटर वॉल के करीब करीब, जिसको हम मज़ीद गौर से देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यूट्रस की शेप और यूट्रस का साइज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मायोमीट्रियम देखनी है कि मायोमीट्रियम बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर जो मायोमीट्रियम के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्कुएट्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है, कहीं उसके अंदर कैल्सिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम का स्टेटस हमने देखना है कि एंडोमीट्रियम की थिकनेस कितनी है। तो अगर एंडोमीट्रियम, क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा कि आइडियल टाइम पीरियड यूट्रस को स्टडी करने का तब है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th डे चल रहा हो। तो 10th डे के ऊपर हम बोलेंगे कि 10th डे के ऊपर एंडोमीट्रियम की थिकनेस जो है वो प्री मेनोपॉजल फीमेल के अंदर 10 mm से कम होनी चाहिए। अगर ये 14th डे के ऊपर अगर हम देख रहे हों तो फिर ये 15 mm तक हो सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, तब आप उसे अब नॉर्मल ही दे सकते हैं। ये 10th डे के ऊपर डिस्कशन की गई है। और प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर और हमारे पास लेस देन 5 mm होनी चाहिए पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर। ठीक है, जिसकी मीनोपॉज हो चुकी है, अब उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं आती, तो उसकी 5 mm से कम होनी चाहिए, और 8 mm से कम होनी चाहिए उस पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल की जो HRT पर है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी के ऊपर है। वो एस्ट्रोजन वगैरह या दूसरी चीज़ें ले रही है एज अ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उसके ख़त्म हो चुके थे, अगर वो उनको रिप्लेस करवा रही है, उसकी थेरापी करवा रही है, तो उसकी एंडोमेट्रियम डेफिनेटली थोड़ी सी इनलार्ज होगी, बड़ी हुई होगी। इसके बाद हमने सर्विक्स को देखना है कि सर्विक्स के अंदर किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, सर्विक्स नॉर्मल है, सर्विक्स के अंदर किसी किस्म की सिस्ट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, सर्विक्स का साइज़ कितना है, सर्विक्स की शेप कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने सर्विक्स की असेस करनी है। इसके अलावा फ्लूइड देखना है पाउच ऑफ डगलस के अंदर। पाउच ऑफ डगलस क्या है, यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में जो पाउच होता है उसे हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। ये अगर लेट्स सपोज यूट्रस है और ये क्या है, रेक्टम है, तो यहाँ पर अगर एक जो हमारे पास एक छोटा सा पाउच बनता है इन दोनों के दरमियान, तो उसे हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। इस के दरमियान अगर फ्लूइड हो तो वो इंडिकेट करता है कि किसी किस्म का कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वगैरह चल रही है। ठीक है, तो ओवरीज और एडिनेक्सा को देखना है कि ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल है, ओवरीज के अंदर फॉलिकल का साइज़ क्या है, फॉलिकल ग्रो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, डोमिनेंट फॉलिकल किस ओवरी में है, राइट ओवरी के अंदर है या लेफ्ट ओवरी के अंदर है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, ओवरीज का ओवरऑल साइज़ कितना है, ओवरीज की ब्लड सप्लाई कितनी है, एडिनेक्सा के अंदर किसी किस्म का कोई मैस सिस्ट वगैरह तो नहीं पड़ी हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने असेस करनी होती हैं। और इसके बाद लास्ट के ऊपर हमने असेस करना होता है कि यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, उसकी वॉल बिल्कुल इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट। ठीक है, तो ये ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, हम बड़े क्लियरली तौर पे पढ़ चुके हैं कि ये इंटीरियर साइड है और ये हमारे पास कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है। ये यूट्रस पड़ी हुई है, यूट्रस के अंदर अभी आप देखें फ़िलहाल ये ब्लैडर फिल नहीं है, तो जब ये यहाँ पे ब्लैडर फिल हो जाएगा तो ये एरिया कवर कर लेगा। तो जब ये एरिया कवर हो जाएगा उसका, तो यूट्रस का व्यू जो है हमारे पास वो बहुत, क्योंकि साउंड वेव इसमें से गुजरेगी, तो क्वालिटी की जो है हमारे पास साउंड वेव ट्रैवल होंगी यूट्रस के पास, और यूट्रस की रिफ्लेक्शन भी उतनी अच्छी ही करेगा, तो दरमियान में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी और बेस्ट इमेज आएगा। तो ये हमारे पास इमेज का इंटीरियर साइड जहाँ पर प्रोब का फुटमार्क है, फुटप्रिंट है, और ये पोस्टीरियर साइड, और ये कौन सी साइड है, सुपीरियर साइड, और ये इंफीरियर साइड। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है हमारे पास यूट्रस की बाउंड्री देखें, शार्प आउटलाइन है बाहर की तरफ, कहीं पे भी बल्जिंग आपको नज़र नहीं आ रही। ये दरमियान के अंदर आपको एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, और ये क्या है हमारे पास वजाइना नज़र आ रही है। तो इट्स ओवरऑल नॉर्मल। और ये जो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं ब्राइट स्ट्रक्चर्स, ये जो है हमारे पास बावल गैस के जो है वो क्या है, शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, बावल लूप्स हैं यहाँ पे। तो ये पोस्टीरियर साइड की तरफ पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ अ नॉर्मल यूट्रस। नॉर्मल यूट्रस के अंदर हमने जो प्रोब रखनी है वो बिल्कुल सिम्फिसिस प्यूबस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखनी है प्रोब, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट इस तरह के इमेजेस हासिल होंगे। स्कैनिंग प्लेन्स कौन कौन से होंगे, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड याद रखें दो तरह से स्कैन की जाती है, सैजिटल स्कैनिंग और ट्रांसवर्स स्कैनिंग। आप सबको पता है कि सैजिटल स्कैनिंग और ट्रांसवर्स स्कैनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉक लूं और इसको ऊपर से नीचे तक काट दूं राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर, ठीक है, तो ये मैं क्या बोलूँगा कि ये सैजिटल स्कैनिंग है।
और अगर इसी को ऊपर और नीचे के हाफ्स के अंदर काट दूं तो ये मैंने ट्रांसवर्स कट सेक्शन लिया है, तो इसी में मैंने क्या बोला, ये कौन सी स्कैनिंग है, ट्रांसवर्स स्कैनिंग है। ठीक है, यानी कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है ना ये हमारे पास बेसिकली एक क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है, रिफ्लेक्टिव क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है कि इसमें रिफ्लेक्शन से इमेज बनना है और क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग बनना है। तो अगर तो मैं बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड की तरफ डिवाइड करूंगा तो वो कौन सा प्लेन है, सैजिटल प्लेन है, यानी कि बॉडी की राइट साइड भी मुझे नज़र नहीं आएगी और लेफ्ट साइड भी नज़र नहीं आएगी। क्यों, ऊपर से नीचे तक डिवाइड किया ना, तो मुझे कौन सी चीज़ नज़र आएगी, एक ऊपर वाली चीज़ नज़र आएगी सुपीरियर, और एक नीचे वाली चीज़ नज़र आएगी इन्फीरियर। राइट और लेफ्ट को तो मैंने पहले ऑलरेडी ही डिवाइड कर दिया, तो ना ही मुझे राइट साइड नज़र आएगी ना ही मुझे लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन आएगी। और इसी तरह अगर मैं ट्रांसवर्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ तो ट्रांसवर्स के अंदर मैंने ऊपर और नीचे वाले हाफ्स के अंदर तो डिवाइड कर दिया, तो ना ही मुझे ऊपर की इन्फॉर्मेशन आई ना ही मुझे नीचे की इन्फॉर्मेशन आई। मुझे कहाँ की इन्फॉर्मेशन आई, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन आई। तो हम ये दो प्लेन्स की वजह से सारी डायरेक्शन के अंदर इमेज ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रखें, हम एक ही प्लेन के अंदर चारों डायरेक्शंस नहीं ले सकते, एक प्लेन के अंदर हम दो डायरेक्शंस ले सकते हैं। दो और यूनिवर्सल डायरेक्शन है वो हम नॉर्मल तौर पे लेते हैं। वो कौन सी, ये अगर एब्डोमेन है तो ये सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे की तरफ ये यूट्रस पड़ी हुई है, ठीक है, और ये बावल लूप्स पड़े हुए हैं, और ये वो हमारे बैक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोब रखते हैं तो इंटीरियर साइड के ऊपर हमने प्रोब रखी ना, तो ये कहाँ पे ट्रैवल करेगी, पोस्टीरियर साइड की तरफ। यानी कि कोई भी हो, आइदर मैं ट्रांसवर्स में कट सेक्शन के अंदर डिवाइड करूँ या लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन के अंदर या सैजिटल कट सेक्शन के अंदर। सैजिटल को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं या वर्टिकल कट सेक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स में डिवाइड करूँ या लॉन्गिट्यूडनल के अंदर डिवाइड करूँ, प्रोब ने तो हमेशा साउंड बीम एंटीरियर साइड से ही फेंकनी है ना बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने प्रोब को रखना कहाँ पे है, बॉडी के इंटीरियर सरफेस के ऊपर। तो बॉडी की इंटीरियर सरफेस से जो साउंड बीम है वो पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जाएगी। तो इंटीरियर सरफेस से पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जा रही है, चाहे वो सैजिटल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, दोनों के अंदर हमें इंटीरियर प्लेन और पोस्टीरियर प्लेन मस्ट मिलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स में जो दूसरी साइड है वो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर की जगह पे चेंज हो जाएगी। जैसा कि अगर मैं लास्ट इमेज के अंदर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रोब जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका फेस बॉडी के सुपीरियर एंड की तरफ है और ये जो बैक है इसकी इन्फीरियर एंड की तरफ है। तो हमें इस वजह से ये सुपीरियर हिस्सा आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा था, इन्फीरियर आ रहा था। ऊपर की तरफ क्या था, एज यूजुअल इंटीरियर, और नीचे की तरफ पोस्टीरियर। अगर इस प्रोब का ये वाला मार्कर इस तरफ हो जाए और ये ऐसे कट करने लगे बॉडी को, तो ये वाली साइड फिर क्या हो जाएगी, राइट, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट। और ये सेम रहेगा इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। सो जो प्लेन्स जो हैं वो ट्रू वर्टिकल से एंगल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ट्रू वर्टिकल हो, साइड के ऊपर हमें कुछ एंगल भी देना पड़ सकता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बॉडी से, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव इमेजिंग है और एक डायनेमिक इमेजिंग है। तो हमने एंगल खुद तलाश करने होते हैं कि किस जगह के ऊपर जो है वो हमें बेस्ट व्यू मिल सकता है। सबसे पहले सैजिटल व्यू हम कैसे लेते हैं, सैजिटल व्यू लेने के लिए हमने क्या करना है, सैजिटल व्यू लेने के लिए मिड लाइन के अंदर सिम्फिसिस प्यूबस के ऊपर हमने प्रोब रखनी है, ठीक है। मिड लाइन के अंदर बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अम्ब्लाइकस से नीचे बिल्कुल और सिम्फिसिस प्यूबस से ऊपर। और प्रोब का जो हेड होगा, प्रोब का हेड कैसे पता चलेगा कि यूजुअली तौर के ऊपर ये अगर प्रोब है तो प्रोब का हेड होगा उसकी तरफ या तो यूं तीर का निशान बना होगा इस तरह से, तो पता चल जाएगा कि हमें ये प्रोब का हेड है, या उसकी जगह पे क्या बना होगा, यूं डॉट बना होगा, तो वो हेड पता चलेगा। तो ये जो प्रोब का हेड है ये क्या रखेंगे हम, पेशेंट के हेड की तरफ, पेशेंट के हेड की तरफ या सुपीरियर साइड की तरफ रखेंगे, और बिल्कुल मिड लाइन के अंदर अम्ब्लाइकस से नीचे सिम्फिसिस प्यूबस के ऊपर प्रोब को रखेंगे और प्रोब को हील करेंगे टुवर्ड्स द ब्लैडर। क्यों, प्रोब के नीचे वाली जो सरफेस होगी, अब ये हेड नहीं, हेड को थोड़ा सा नीचे वाली सरफेस को, ये वाला एरिया जो होगा, जो बैक होगी प्रोब की, उसको थोड़ा सा बॉडी के साथ प्रेस करेंगे हल्का सा,
ठीक है, जिसकी वजह से नीचे वाली सरफेस जो है वो स्किन के अंदर थोड़ी सी घुस जाएगी और प्रोब को एंगल चला जाएगा थोड़ा सा सुपीरियर तौर के ऊपर, जिसकी वजह से हमें बड़ा अच्छा ही ब्लैडर नज़र आ जाएगा। हील में क्या होता है, एक साइड नीचे की तरफ होती है, एक साइड दूसरी साइड क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो जो फ्रंट साइड है, जो ट्रांसड्यूसर का हेड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, बैक साइड को हमने हील करना है ताकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा बीम ट्रैवल करे। यानी कि अगर पहले प्रोब यूँ बिल्कुल सीधी रखी हुई थी तो जिससे साउंड बीम बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करनी थी, तो अब हमने प्रोब क्या कर दी है, थोड़ी सी तिरछी कर दी है, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूसर की जो प्रोब की जो डायरेक्शन है, जो साउंड वेव की डायरेक्शन है, वो इस तरह आगे से हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल अपनी नीचे वाली चीज़ नहीं देख रही होगी, वो आगे वाली चीज़ भी देखेगी, तो जिससे हमें यूरिनरी ब्लैडर और फंडस वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इस प्लेन के अंदर हम यूट्रस को, वजाइना को और सर्विक्स को बड़े अच्छे तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्कैन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आपने एंडोमेट्रियम को मेजर करना हो तो आपने हमेशा इमेज को क्या करना है, जूम करना है। तो ये देखें, ये प्रोब को हील किया हुआ है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी इमेजेस बिल्कुल सीधी नीचे नहीं जा रही, यानी कि कुछ थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी जा रही है, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट फंडस का अपर बॉर्डर हम देख सकें। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर देखें, ये बिल्कुल फिल है, ठीक है, और नीचे की तरफ यूट्रस हमें नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियर, और पीछे की तरफ क्या है, बॉबल लूप्स हैं। तो आप यहाँ देखें, ये बॉडी का कौन सी साइड है, इंटीरियर साइड है, ये कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ये कौन सी साइड होगी, सुपीरियर, क्योंकि प्रोब की हेड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द हेड है, बिल्कुल सीधा है, राइट साइड की तरफ नहीं है, हेड की डायरेक्शन बिल्कुल हेड की तरफ है, तो ये सीधा है। तो ये वाली क्या हुई फिर, फंडस, ये पूरी की पूरी यूट्रस, ये नीचे की तरफ ये सर्विक्स, और ये वजाइना, और ये वजाइना के अंदर मौजूद हल्की सी ब्राइट लाइन, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारे पास क्या है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं, जो भी इसको हम कह सकें। तो इसी तरह दोबारा लॉन्गिट्यूडनल प्रोब है, ओवर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर है, बिल्कुल देखें यूरिनरी ब्लैडर राउंडेड से शेप का नज़र आ रहा है, और इसके नीचे ये वजाइना नज़र आ रही है हमें, ठीक है, ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है, और ये क्या है, हमें एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है। तो ये कौन सी साइड हुई, ये जूम इमेज है, बेसिकली मैग्नीफाई इमेज है, ये यहाँ पे हमारे पास प्रोब पड़ी हुई है। तो ये इंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर। याद रखें, ये ट्रांसवर्स इमेज हो या लॉन्गिट्यूडनल इमेज हो, ये हमेशा इंटीरियर रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा, पोस्टीरियर रहेगा। सिर्फ ये दो सर्फेसिस चेंज होगी। तो क्योंकि हमने एंगल उसका हेड जो है सुपीरियर साइड पर रखा हुआ, तो ये कौन सी नज़र आई, सुपीरियर, और ये कौन सी साइड नज़र आई, इन्फीरियर। इसी तरह सेम इसके अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये नॉर्मली डिस्टेंडेड है, जिसकी वजह से एंगुलर जो है वो शेप बन रही है ब्लैडर की। ये यूट्रस है हमारे पास, और ये पाउच ऑफ डगलस के अंदर पीछे की तरफ जो है हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, फ्लूइड नज़र आ रहा है। एनिक्विक है तो एनिक्विक नज़र आए तो हम उसे कहते हैं कि एग्जैक्टली तौर पे ये क्या है, फ्लूइड है। ये वजाइना है, ये वजाइना के अंदर एक्वोजेनिक म्यूकोजल लाइनिंग हमें नज़र आ रही है। इसके बाद दोबारा अगर हम नेक्स्ट इमेज देखें तो नेक्स्ट इमेज के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास, तो ये आगे की तरफ निकली हुई क्या है, यूट्रस है, ये बिल्कुल ये यूट्रस है, और ये क्या है, एंडोमेट्रियम की शेप नज़र आ रही है आपको। ये बॉडी की कौन सी साइड है, इंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, ये सुपीरियर साइड, और ये इन्फीरियर साइड। तो अब क्या हम बोलेंगे, इसमें यूट्रस की जो फंडस की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स एंटीरियर बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एंटीवर्टेड यूट्रस हुई हुई है। और इसके अंदर देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये फंडस है, फंडस टुवर्ड्स इसमें भी इंटीरियर साइड की तरफ है, और ये पीछे की तरफ जाती हुई बॉडी, और ये वजाइना है, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ रीडिंग में एज यूजुअल। ये सुपीरियर साइड, ये इन्फीरियर साइड, ये इंटीरियर साइड, और ये पोस्टीरियर साइड है इमेज की। इसी तरह अब ये दो इमेजेस हैं, जिस इमेज के अंदर हमने एक लॉन्गिट्यूडनल इमेज लिया हुआ है और एक ट्रांसवर्स इमेज लिया हुआ है। ये लॉन्गिट्यूडनल इमेजेस है, ये आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या है, यूट्रस की कैविटी है, ये ऊपर की तरफ फंडस नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज है। और इसी तरह इस इमेज के अंदर हमने क्या किया, प्रोब को हमने बॉडी के ऊपर इस तरह रखा है, ऐसे रखा हुआ है, और इसमें प्रोब को कैसे रखा हुआ है, बॉडी के ऊपर, इसमें प्रोब को बॉडी के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास हेड टुवर्ड्स द पेशेंट्स हेड, और इसमें हेड टुवर्ड्स द पेशेंट्स राइट,
ठीक है। तो जब ये रखा तो हमारे पास ये इमेज आया, ये सिर्फ और सिर्फ फंडस का कट सेक्शन है। किसका कट सेक्शन है? सिर्फ और सिर्फ फंडस का कट सेक्शन है। इसके अंदर अगर हम इसको इमेज को थोड़ा सा राइट साइड पे करेंगे तो हमें यहाँ पे राइट जो है हमारी लेफ्ट ओवरी नज़र आएगी और यहाँ पे हमें कौन सी नज़र आएगी? राइट ओवरी। तो ये इमेज की कौन सी साइड है? राइट साइड। और ये इमेज की कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड। ये एज यूजुअल इंटीरियर साइड और ये एज यूजुअल पोस्टीरियर साइड होगी। तो ट्रांसवर्स व्यू है। तो ट्रांसवर्स व्यू में हम कैसे लेते हैं? तो ट्रांसवर्स इमेज के अंदर हमने क्या करना है कि एंगल को जो है वो स्लाइटली रोटेट द ट्रांसवर्स कि उसी जो प्रोब को जो हमने लॉन्गिट्यूडनल रखी हुई थी सिम्फिसिस प्यूबस से ऊपर और अम्बिलिकस से नीचे, उसी जो है पोजीशन में प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स एंगल के अंदर करना है। यानी कि अगर वो पहले इस तरह वर्टिकल एक्सिस के अंदर पड़ी हुई थी तो अब उसे वर्टिकल एक्सिस से चेंज करके किस में कर देना है? हमने ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर कर देना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर कर देना है और एंगल स्लाइटली क्रिएनियली, और प्रोब को क्या देना है? एंगल देना है स्लाइटली क्रिएनियली, यानी कि नीचे की तरफ उसको हील करना है कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखे और यूट्रस के क्या आ जाए कि बिल्कुल वो परपेंडिकुलर आ जाए। तो जब हम ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर होते हैं तो हमने हल्का सा राइट साइड की तरफ प्रोब को करना है। प्रोब को किधर करना है? अगर ये बॉडी की सरफेस है तो ये मिड लाइन है, समझ ले आप बिल्कुल। तो प्रोब यहाँ पे पड़ी हुई है तो हमने प्रोब को हल्का सा राइट साइड की तरफ करना है। यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल मामूली सा राइट साइड की तरफ करके हमने प्रोब को थोड़ा सा यूं एंगल दे देना है नीचे की तरफ, ताकि प्रोब यहाँ से उस तरफ देख रही हो, उधर की तरफ। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है? स्लाइटली राइट टू द मिड लाइन प्रोब को करना है, एंगल देना है लेफ्ट लेटरली ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें किस ओवरी को? लेफ्ट ओवरी को। ठीक है, और बीच में क्यों? ताकि फुल ब्लैडर की विंडो यूटिलाइज हो सके। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है? दोनों ओवरीज को दोनों प्लेन्स में जो है वो देखना है। दोनों प्लेन्स के अंदर ओवरी को यहीं पे हमने ट्रांसवर्स में देखना है और इसी तरह ओवरीज को देखने के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल व्यू भी कर लेना है सेम एंगल के ऊपर। और जब हमने राइट ओवरी को करना है तो सेम वैसे ही हमने मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जाना है और अब राइट साइड की तरफ एंगल देना है प्रोब को। ठीक है, आप ये देखें कि हमारे पास ये 90 डिग्री के ऊपर अगर ट्रांसवर्स में पहले प्रोब जा रही थी तो हमने ये एंगल दिया। अगर ये राइट साइड है तो हमने ये राइट साइड की तरफ एंगल दिया हुआ है कि बीम किधर जाए? बीम राइट साइड की तरफ जाए। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड होती तो हम बीम लेफ्ट साइड की तरफ भेज रहे होते तो हम उसे बोलते कि ये लेफ्ट साइड की तरफ एंगल जा रही है। याद रखें, ग्रे स्केल के अंदर 90 डिग्रीज के ऊपर बेस्ट इमेज आता है। कैसा इमेज आता है? बिल्कुल बेस्ट इमेज आता है। ये एक जो है वो स्मूथ सरफेस थी। ठीक है, बिल्कुल सीधी सरफेस है। अगर बॉडी के अंदर की सरफेस जो है बिल्कुल टेढ़ी हो, ठीक है, तो उसको बेस्ट देखने के लिए अगर हम बिल्कुल सीधा व्यू देंगे तो वो 90 डिग्री नहीं बनाएगी, वो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाएगी, जिसकी वजह से हमें इमेज अच्छा नहीं आएगा। तो हमें खुद ऊपर से ही बीम को क्या देना पड़ेगा? रोटेट करके देना पड़ेगा ताकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बने उस सरफेस के साथ जिस सरफेस से बीम ने रिफ्लेक्ट होना है और हमारे पास बेस्ट एंगल बन सके। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोब है। ये देखें, ये प्रोब इधर से इधर रखी हुई है उसने इमेज के ऊपर और ये जो हेड है वो इस तरफ है, पेशेंट के राइट साइड की तरफ है। तो पेशेंट के राइट साइड की तरफ हुआ तो आपको ये यूट्रस नजर आई। यूट्रस के बाद दरमियान में एंडोमेट्रियम और साइड के ऊपर एक साइड पे राइट ओवरी और एक साइड के ऊपर लेफ्ट ओवरी जो है वो आपको क्या आ गई है? नजर आ गई है। इसी तरह ये दोबारा ट्रांसवर्स इमेज है। ये कौन सी सरफेस हुई? इंटीरियर सरफेस। और ये कौन सी सरफेस हुई? पोस्टीरियर सरफेस। और ये राइट सरफेस है अब और ये लेफ्ट सरफेस है। ठीक है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर आपको देखें बिल्कुल पूरा व्यू नजर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर का। और ये दरमियान के अंदर हमें ये जो है वो क्या नजर आ रही है? बिल्कुल यूट्रस नजर आ रही है आराम से। ठीक है, मिड लाइन के अंदर। और यहाँ पे ये यूट्रस है प्रॉपर तौर पे। तो ये क्या हमें नज़र आ रही है? ये सॉरी, ऊपर की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर की आउटलाइन थी और नीचे की तरफ ये यूट्रस नज़र आ रही है और ये लेफ्ट ओवरी का व्यू आ रहा है। ठीक है ना? और ये राइट ओवरीज जो है हमें यहाँ पे क्या आ रही हैं? नज़र आ रही हैं। इट्स स्लाइटली एंगल देने की बात है। अगर हम एक एक ओवरी की तरफ सिंपल अलग-अलग एंगल देंगे तो हमें हर ओवरी बड़े अच्छे तरीके से और बेस्ट विजुअलाइज होगी। ठीक है, इस तरह देखें कि ये वाली हमारे पास क्या है? ये यूट्रस है और ये हमारे पास राइट ओवरी नज़र आ रही है और ये हमारे पास लेफ्ट ओवरी नज़र आ रही है और लेफ्ट ओवरी के अंदर ये हमारे पास ग्रोइंग फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये कौन सी साइड है? राइट साइड। और ये लेफ्ट साइड, ये एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर सरफेस।
इमेज डिस्प्ले कैसे होता है? इमेज डिस्प्ले ऑलरेडी हम स्टडी कर सके हैं कि जो टॉप ऑफ द इमेज होगा वो इंटीरियर होगा, जो पोस्टीरियर होगा वो बॉटम ऑफ द इमेज होगा। अल्ट्रासाउंड इमेज की बात हो रही है। ये इमेज अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ इस तरह से, ये जो टॉप ऑफ द इमेज है ये इंटीरियर है, बॉटम ऑफ द इमेज क्या है? पोस्टीरियर है। और क्रेनियल क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ये जो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज है क्रेनियल, यानी कि इसे सुपीरियर बोला। और जो राइट साइड ऑफ द इमेज है ये क्या है हमारे पास? कॉर्डल है, या जिसे हमने क्या बोला? इन्फीरियर बोला। ठीक है, ये है फॉर द सैजिटल स्कैनिंग, फॉर द सैजिटल स्कैनिंग। ये देखिए, ये हमने एक ये बड़ा ही खूबसूरत इमेज है जिसके अंदर बड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुई है कि जो ट्रांसड्यूसर है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है। इसका ये हेड है, ये जो है टुवर्ड्स द सुपीरियर बॉर्डर है, ये बॉडी की इंटीरियर साइड है और ये बॉडी की पोस्टीरियर साइड है। और ये सुपीरियर सरफेस है और ये वाली कौन सी सरफेस है? नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस है। बॉडी का जो प्लेन है जो वो इतना इमेज ले पा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें कि यूरिनरी ब्लैडर भी आपको नज़र आ रहा है, यूट्रस भी पूरी की पूरी नज़र आ रही है, नीचे की तरफ आपको बॉवल लूप्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको पोर्शन ऑफ द वजाइना भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये इंटीरियर साइड के ऊपर है जहाँ पे हमने प्रोब रखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रोब रखी हुई थी, वो इंटीरियर सरफेस थी, तो इंटीरियर है। और जो जो नीचे की तरफ जा रही थी तो ये क्या है? पोस्टीरियर है। वही यूरिनरी ब्लैडर हमें नज़र आया ऊपर की तरफ, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज इतने एरिया इसके अंदर नज़र आएंगे। और नीचे की तरफ यूट्रस, और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम और एंडोवजाइनल कैनाल और वजाइना नीचे की तरफ नज़र आई, और नीचे की तरफ आपको बॉवल लूप्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि किस तरीके से जो है वो हमें इमेज की ओरिएंटेशन नज़र आ रही है। ये वो फील्ड ऑफ व्यू है जितनी एरिया तक हमें बेशक साउंड वेव्स भेजी, जितने एरिया के अंदर वो फील्ड ऑफ व्यू हमें ये नज़र आ रही है। अगर हम इस ट्रांसड्यूसर को थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करते हुए आगे ले जाएं तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे बनेगी, तो हमें आगे वाला एरिया नज़र आएगा और पीछे वाला एरिया कट जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने हमेशा ये मिड लाइन के अंदर रखना होता है क्योंकि यूट्रस एक मिड लाइन के अंदर पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, तो हमें सजिटल व्यू बड़ा अच्छा और वाज़ी किस्म का नज़र आता है वहाँ पर। ये देख लें इंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू, ये यूट्रस का बड़ा ही क्लियर किस्म की बाउंड्रीज आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए। जब आप बाउंड्रीज डिफाइन कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ही इजी होगा किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना। तो ये देखें, ये ट्रांसवर्स व्यू है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? इंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये फंडस। ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी, सर्विक्स, ये वजाइना। ठीक है, और नीचे की तरफ ये बॉवल लूप्स के शेडोज आ रहे हैं। तो सेम ऐसे ही ये यूट्रस आ रही है लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स व्यू के अंदर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज डिस्प्ले ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए, ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए कि जब प्रोब को ट्रांसवर्स रखा हो और हेड को हमेशा राइट साइड की तरफ रखना है ट्रांसवर्स के अंदर। ठीक है, तो वही हमेशा इंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होगा? टॉप ऑफ द इमेज और बॉटम ऑफ द इमेज। ठीक है, ये टॉप क्या है? ये इंटीरियर, ये क्या है? पोस्टीरियर। क्यों? क्योंकि इंटीरियर सरफेस के ऊपर हम बॉडी की प्रोब रख रहे हैं खुद ही। और पेशेंट्स राइट जो है वो क्या है? इमेज के लेफ्ट साइड की तरफ नज़र आएगा, ये राइट साइड है। और पेशेंट्स लेफ्ट क्या है? इमेज के राइट साइड की तरफ नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि जिस साइड पे सुपीरियर साइड थी वो क्या हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम प्रोब को सैजिटल से ट्रांसवर्स में क्या कर लेंगे? शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास प्रोब अगर हमने रखी हुई है इस तरीके से, ये प्रोब का मार्कर राइट साइड की तरफ है। ठीक है, तो साउंड बीम जो है वो यहाँ से यहाँ तक कट सेक्शन बना रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये राइट ओवरी नज़र आएगी। ठीक है, हमारे पास ये ओवरी पड़ी हुई है, ये राइट ओवरी पड़ी हुई है, ये लेफ्ट ओवरी पड़ी हुई है। तो राइट और लेफ्ट ओवरीज नज़र आएंगी दोनों, और दरमियान के अंदर यूट्रस का कट सेक्शन नज़र आएगा। और यूट्रस से ऊपर की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर नज़र आएगा। तो यूट्रस से ऊपर की तरफ ये क्या नज़र आ रहा है हमें? यूरिनरी ब्लैडर, और ऊपर की तरफ थे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या सबक्यूटेनियस मसल्स वगैरह। और ये नीचे की तरफ क्या है हमारे पास? रेक्टम्स और बॉवल लूप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉवल लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये यूट्रस की बॉर्डर लाइन है ये वाली। ठीक है, तो ये बॉवल लूप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स इमेज होगा जिसके अंदर में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये इंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड है। एज सच यहाँ पे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है एक्चुअल कट सेक्शन के अंदर, ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो हमें इमेज की ओरिएंटेशन का सही तरह से पता होना चाहिए कि इमेज को हमने ट्रांसवर्स व्यू के अंदर कौन सी साइड हमें कहाँ पे नज़र आ रही है और लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर कौन सी साइड कहाँ पे नज़र आ रही है। तभी हम
डेफिनेट बता सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर जो है वो पैथोलॉजी पड़ी हुई है और उसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं ताकि वो फिजिशियन को समझ आ सके। तो यहाँ पे मेजर लिमिटेशंस होती हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर। सबसे पहले तो ये कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है तो हमें लो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करनी पड़ती हैं। लो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करने की वजह से हमारे पास जो रेजोल्यूशन होती है वो बड़ी कम हो जाती है। ठीक है, रेजोल्यूशन हमें अच्छी नहीं मिलती। जब रेजोल्यूशन अच्छी ना मिले तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, वो कम हो गई है, वो डिटोरिएट हो गई है, हम अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर फुल ब्लैडर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे विंडो के तौर पे यूज़ किया जा सके, उस फुल ब्लैडर से यूट्रस को देखा जा सके। तो अगर तो कोई पेशेंट होल्ड नहीं कर सकता यूरिनरी ब्लैडर तो हमें बहुत मुश्किल पेश आ सकती है उसका ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हुए, क्योंकि ब्लैडर फिल नहीं होगा तो वैसा विंडो यूज़ नहीं होगा। तो अगर तो बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट हो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट हो, 20 पेशेंट हो, तो उसके अंदर तो फैट्स की वजह से सबसे ज़्यादा हाई जो इंटेंसिटी की जो साउंड बीम्स होती हैं वो सुपरफिशियल लेवल से ही रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, फैट्स के साथ ही वो रिफ्लेक्शन बना लेती हैं और यूट्रस तक क्वालिटी की जो साउंड वेव है वो पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो जाती है इमेज क्वालिटी के अंदर। तो ये 3 मेजर लिमिटेशंस हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की। जब हम इन 3 का सामना करना पड़े तो हमें फिर अपनी जो है वो चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ती हैं वो एंडोकैविटी सोनोग्राफी के ऊपर। ठीक है, तो इन 3 लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए और इनका जो सोल्यूशन होता है वो एंडोकैविटी सोनोग्राफी होता है, जिसको हम फर्दर अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सब लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनकी जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा।